22 दिसंबर के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। दूसरा एडिटोरियल है हमारे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, ओमान, जॉर्डन और इथियोपिया। दूसरा एडिटोरियल है इनकी यात्रा को लेकर क्या-क्या बातें हुई, देखेंगे हम उस एडिटोरियल में। और पहला एडिटोरियल है विंटर सेशन को लेकर, हमारे पार्लियामेंट का, हमारी संसद का शीतकालीन सत्र अभी खत्म हुआ है। 3 सत्रों में से एक सत्र होता है विंटर सेशन। साल भर में 3 सत्र होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। जो शीतकालीन सत्र है ये सबसे छोटा सत्र है और इसमें 15 बैठकें हुई। 15 बैठकें हुई, लगभग 10 विधेयक पेश किए गए, उसमें से 8 विधेयक पारित भी करा लिए गए। फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसकी आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि संसद में बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवा लिया जाता है और इस पर चर्चा नहीं हो पाती सदन में। और जब सदन में चर्चा नहीं होती महत्वपूर्ण कानूनों को लेकर, उसके पक्ष और विपक्ष जनता के सामने अपनी अपनी बातें नहीं रखते, उसके फायदे नुकसानों पर बातें नहीं रखते, और यदि बिना चर्चा के या बहुत कम चर्चा के यदि सरकार अपने बहुमत के दम पर संसद से विधेयक पारित करवा लेकर जाती है बिना चर्चा के, तो यह भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, भारतीय लोकतंत्र की हेल्थ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इस बात को लेकर एक आलोचना की जाती है। ऊपर से वंदे मातरम को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है कि 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम गीत हमारी राष्ट्रीय विरासत का, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की विरासत का गीत है और 1875 और 1875 में ये गीत लिखा गया था। ऑफिशियल ईयर माना जाता है 1875 में। उसको लेकर एक लंबी चौड़ी बहस हुई और बहस में हम कह सकते हैं सकारात्मकता नहीं दिखाई दी। इस बहस में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता दिखाई दी। सरकार ने इस मौके का उपयोग विपक्ष पर और विपक्षी पार्टियों पर, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने के लिए इस सत्र का उपयोग किया है। और हालांकि चर्चा एक प्रस्ताव के साथ, एडिटोरियल कहता है कि एक प्रस्ताव के साथ, एक सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव के साथ पूरी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संसद में जो कानून पारित हुए हैं उनमें से कुछ कानून हैं जो पुराने कानूनों को निरस्त करते हैं, जो कानून अप्रासंगिक हो गए हैं, जो कानून पुराने हो चुके हैं। दूसरा, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को लेकर भी बिल आया है और पारित हुआ है। ऊपर से शांति बिल के माध्यम से परमाणु सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में निजी निवेश की, ऑपरेशंस और कंस्ट्रक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के निजी निवेश को अनुमति दी है, अलाउ किया है। और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मतलब जो मनरेगा योजना थी, उसे खत्म करके 2005 के कानून को हटाकर नए कानून बनाए गए हैं और बीबीजी रामजी योजना बनाई गई है। विधेयकों के नाम को लेकर, शीर्षक को लेकर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सारे नाम जो होते हैं कानूनों के वो हिंदी में ही होते हैं और इससे स्थानीय भाषाओं की अनदेखी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले पूरे ड्राफ्ट को इंग्लिश में तैयार किया जाए, उसके बाद सारी स्थानीय भाषाओं में और हिंदी में उन्हें अनुवाद कराया जाए, अनुवाद उपलब्ध कराए जाए। ऊपर से विकसित भारत का नाम भी, मतलब विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण का नाम भी हिंदी में ही है और योजनाओं का नाम और संसद में जो पारित हो रहे हैं कानून, सरकार के द्वारा बनाए जा रहे कानूनों का नाम हिंदी में होने को लेकर आलोचना की जा रही है। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन को एक संदेह की नज़र से देखा जाता है। वैसे ही जब भी सरकार कोई फैसला लेती है, कोई कानून बनाती है, कोई भी प्रशासनिक निर्णय लेती है, उसे भी संदेह की नज़र से देखा जाता है। इसी तरह यदि विपक्ष के सांसदों को या फिर गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यदि यह लगता है कि केंद्र की सरकार उनके ऊपर हिंदी भाषा को थोप रही है, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उनकी फीलिंग्स के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि उनके अंदर एक एंटी हिंदी सेंटिमेंट यदि पैदा होता है, जो कि सरकार के फैसलों के कारण हो भी सकता है या हम कहें हो चुका है, वे हिंदी का विरोध करते रहेंगे और राष्ट्रीय एकीकरण में इससे बाधा होगी। और जब भी हम इस तरह के फैसले लेते हैं, यदि केंद्र सरकार इस तरह के थोपने वाले फैसले लेती है, बगैर स्टेक होल्डर्स से चर्चा किए, बगैर चर्चा किए फैसले लेती है, तो वहाँ पर विरोध होना तय है। तो जब भी यदि गैर हिंदी भाषी लोगों को यह लगता है कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है, तो यह न केवल हिंदी भाषा के लिए, न केवल स्थानीय भाषाओं के लिए, बल्कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। हमारे देश के अंदर भी अशांति पैदा हो सकती है। हमारे देश में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो सकती है जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालती है। तो फैसले जब लिए जाते हैं, सेंसिटिव फैसले लिए जाते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से
सर्वसम्मति के आधार पर सारे स्टेक होल्डर से बात करके सभी के सवालों का, सभी की आशंकाओं का जवाब देकर फैसले लिए जाने चाहिए। और जहाँ तक योजनाओं और कानूनों का नाम है, उनमें भी स्थानीय भाषाओं के हितों का ध्यान रखना चाहिए। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। लोकसभा में 65 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 65 सदस्यों ने अपनी बातें रखी। 11 घंटे तक चर्चा हुई। लोकसभा में 81 सदस्यों ने 13 घंटे तक चर्चा की और हालांकि कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका, बल्कि विरोधी पार्टियों की देशभक्ति पर सवाल उठाया गया, जो कि भारतीय लोकतंत्र के बिल्कुल भी स्वस्थ तरीका नहीं है, बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं। चुनावी सुधारों को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें 62 वक्ताओं ने लोकसभा में और 57 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने राज्यसभा में चर्चा की। लोकसभा में 13 घंटे चर्चा हुई और राज्यसभा में 11 घंटे तक चर्चा हुई। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर चर्चा की मांग कर रहे थे विपक्ष के सांसद, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिल सकी। लेकिन कुल मिलाकर प्रश्नकाल शून्यकाल काफी ज्यादा प्रभावशाली रहा है। सारी गतिविधियां इस बार सामंजस्य के साथ, काफी शांतिपूर्ण सौहार्द से हुई है। काफी ज्यादा समन्वय के साथ काम हो पाया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर काम किया है। जैसे हम देख रहे थे पिछले कुछ सत्रों के दौरान पक्ष और विपक्ष में काफी ज्यादा टकराव होता था। दोनों तरफ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स काफी ज्यादा आक्रामक होते थे। स्वस्थ बहस नहीं हो पाती थी, केवल हंगामे में समय धुल जाता था। पूरा सत्र हंगामे में खत्म हो जाता था। कई विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को निलंबित भी कर दिया गया था। तो इस तरह की घटना इस बार नहीं देखी गई और काफी सौहार्दपूर्ण सत्र बीता है। शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या बातें हुई। 15 बैठकें हुई और कम टकराव हुए और सामंजस्य के साथ काम हुआ। 10 विधेयक पेश किए गए, 8 पास भी हो गए और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई है। प्रमुख विधेयक जो पारित हुए हैं उसमें से कुछ पुराने कानूनों को निरस्त करने वाले कानून थे। FDI आई है, 100% बीमा क्षेत्र में इसको लेकर कानून है और परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश को अनुमति देने वाला विधेयक है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बदलकर नई योजना लेकर आ रही है सरकार। नई वाली योजना में पुरानी वाली योजना एक तो खत्म की जा रही है, कुछ फीचर्स को बदला जा रहा है, कुछ प्रावधानों को बदला जा रहा है और नया कानून भी लाया जा रहा है। गैर हिंदी भाषी सांसदों ने यह आपत्ति जताई, पहले पूरे विधेयक को अंग्रेजी में पहले ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, उसके बाद उसका अनुवाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई। 11 घंटे हुई लोकसभा में और 13 घंटे चर्चा हुई राज्यसभा में। इस चर्चा की आलोचना भी हुई और आलोचना इस बात को लेकर हुई कि सर्वसम्मति से कोई एक प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर देशभक्ति को राजनीतिक हथियार बनाया गया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार की तरफ से जो सांसद बोलने के लिए उठे, उन्होंने विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर और नेहरू के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने तुष्टीकरण करने के लिए, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए इस गीत के कुछ अंतरों को कम कर दिया। 1937 की घटना है। यह बात बिल्कुल सही है कि इस गीत के कुछ अंतरों को कम किया गया था, लेकिन उसमें उस समय की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, जिसमें सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे सभी बड़े नेता थे। हालांकि इस गीत को संगीतबद्ध करने वाले और सबसे पहले गाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यही सलाह दी थी कि इस गीत के 2 अंतरे शुरू के काफी हैं। विपक्ष की तरफ से भी कुछ सबूत दिए गए, कुछ उस समय की पत्र पत्रिकाओं का हवाला देकर बताया कि बीजेपी का जो मात्र संगठन है या इसका जो पूर्वाधिकारी था, वो वाला जो संगठन था, उसने भी वंदे मातरम का विरोध किया था। तो ये सारी बहस बहुत ही ज्यादा नकारात्मक हुई थी और इसको लेकर आलोचना की जा रही है। चुनाव सुधारों पर बहस हुई और जिसमें लोकसभा के 13 घंटे और राज्यसभा में 11 घंटे तक बहस चली। कुछ मुद्दों को यहाँ पर विपक्ष ने चर्चा करने के लिए मांग उठाई थी, लेकिन उनको लेकर कोई सहमति नहीं बनी। तो दिल्ली के प्रदूषण को लेकर चर्चा की अनुमति नहीं मिली। कई विधेयकों को जल्दबाजी में पारित कर दिया गया और संसद की जो समितियां हैं उनकी भी भूमिका सीमित ही रही। लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल काफी ज्यादा प्रभावशाली रहे। राजनीतिक माहौल में सुधार हुआ, टकराव नहीं हुआ, सौहार्दपूर्ण काम हुआ। हालांकि पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। हमारे लिए जरूरी सवाल है कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की प्रभावशीलता केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि भारत की संसद जो है या पूरा जो संसदीय सिस्टम है सिर्फ कानून बनाने तक तो सीमित नहीं है। यदि सिर्फ कानून बनाने होते तो सरकार जिसके पास बहुमत होता है वह बिना चर्चा के भी कानून बना सकती है, या कहें कि कभी कभी अपने बहुमत का दुरुपयोग करती है, तब कानून बना भी लेती है। तो यह भारत की संसदीय प्रणाली के लिए, भारत के संसदीय स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें ध्यान रखना होगा कि संसद
चर्चा के लिए है, पक्ष विपक्ष में संवाद के लिए है, जनता के मुद्दे उठाने के लिए है। किसी भी कानून को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात रखें, फायदे और नुकसान दोनों गिनाएं, किस क्षेत्र पर, किस भाषा समूह पर, किस सामाजिक समूह पर, किस आर्थिक समूह पर क्या प्रभाव होते हैं किसी नए कानून के, इसको लेकर डिटेल में चर्चा की जानी चाहिए, ताकि जनता यह जान सके कि संसद में काम कैसे होता है और संसद में उसके हितों को कैसे उठाया जाता है और संसद में उसकी आवाज़ कैसे कानून का रूप लेती है, या कहें कि सरकार को झुकाने के लिए कैसे काम आती है। तो ये सारी बातें बिल्कुल डिटेल में लोकतांत्रिक माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से आगे बढ़नी चाहिए, जो कि संसद का काम भी है। संसद का सबसे पहला काम संवाद ही है। तो सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं है संसद की प्रभावशीलता, बल्कि सहभागिता और संवाद संसद के मुख्य कार्य हैं। हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हम यह जानें कि संसद में जो 3 सत्र होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है संसद सत्र को आहूत करने के बारे में, संसद सत्र को ख़त्म करने के बारे में, मतलब सत्रावसान करने के बारे में। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति को संसद को बुलाने की और सत्र स्थगित यानी कि समाप्त करने की या भंग करने की शक्ति होगी। और इसमें एक बात और लिखी हुई है कि संसद के 2 सत्रों में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो जब भी पार्लियामेंट के सेशंस की बात आती है तो हमें आर्टिकल 85 को याद रखना है। आर्टिकल 85 कौन करेगा? सत्र आहूत और सत्रावसान राष्ट्रपति, और 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। वैसे तो भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है कि कब किस समय कौन सा सत्र लगेगा या साल भर में कितने सत्र हो सकते हैं, इसका भी कोई लिखित प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन परंपरा के अनुसार भारत की संसद में 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, जो जनवरी से शुरू होता है और अप्रैल मई तक चलता है। बीच में छुट्टियां भी होती है ताकि संसदीय समितियां बजट के प्रावधानों को समझ सके और उन पर चर्चा कर सके। दूसरा है मानसून सत्र, चूंकि बारिश के मौसम में शुरू होता है, जुलाई से शुरू होता है और अगस्त तक चलता है, तो इसे मानसून सत्र कहा जाता है। और तीसरा सत्र है नवंबर दिसंबर से चलने वाला, जो अभी चल रहा था और ख़त्म हो गया है। संसद के सत्र को कौन आहूत कर सकता है, मतलब कौन बुला सकता है? तो संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाते हैं। हालांकि पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के माध्यम से होती है, लेकिन इसे जो ऑफिशियल रूप है वो राष्ट्रपति ही देते हैं। आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन पूरी प्लानिंग, पूरा काम, पूरी टाइमिंग केंद्र सरकार के जिम्मे है। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि साल भर में कम से कम 2 बार संसद सत्र तो लगना ही चाहिए। स्थगन 4 प्रकार के होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए बजट सत्र अभी शुरू हुआ है। अब बजट सत्र शुरू हुआ है तो बजट सत्र में सभी सांसद आते हैं, संसद में बैठते हैं। लोकसभा वाले लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा वाले राज्यसभा में बैठते हैं। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का भी अपना एक सभापति होता है। जब हर दिन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद अगले दिन तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना होता है, तो उसे स्थगन कहते हैं। और ये कर देता है लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। और जब सत्र खत्म हो रहा होता है, मतलब पूरा सेशन खत्म हो चुका होता है, तो अंतिम दिन जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, दोनों सदनों के अपने अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो वे अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित कर देते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं। मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, मतलब अब पता नहीं कब संसद लगेगी, मतलब कब संसद की बैठक होगी, और इसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी करते हैं। और जब अनिश्चित काल के लिए संसद का सत्र या बैठक हम कहें कि स्थगित हो जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं। राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं, राष्ट्रपति सत्र को आहूत करते हैं। लेकिन बीच बीच में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पीठासीन अधिकारी करते हैं, जैसे कि अगले दिन तक के लिए स्थगन या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगन, ये पीठासीन अधिकारी करते हैं। सत्राहूत सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। या फिर यदि लोकसभा के मामले में, क्योंकि राज्यसभा तो कभी विघटित होती नहीं है, तो लोकसभा को विघटित करने का काम भी राष्ट्रपति के पास होता है। और रोज जब लोकसभा विघटित हो जाती है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। सत्रावसान का मतलब होता है कि सदन के सत्र की समाप्ति, और ये राष्ट्रपति करते हैं। कोरम क्या होता है? जब भी कभी सदन की बैठक होती है, लोकसभा के मामले में लोकसभा की बैठक और राज्यसभा की बैठक अपने अपने मामले में, तो इनकी जब बैठक होती है तो वहां पर पीठासीन अधिकारी समेत कुल 1/10 सदस्य होने चाहिए। मतलब कम से कम लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में
25 सदस्य होने चाहिए, तब जाकर बैठक हो पाएगी। यदि इससे कम सदस्य होते हैं तो बैठक नहीं हो पाती है। तो बैठक करने के लिए आपको न्यूनतम संख्या चाहिए होती है, जिसको गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। हमारे लिए यहाँ पर पहला सवाल है कि संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि संसद के सत्रों से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 85 में दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 85 में ही संसद के सत्रों से संबंधित प्रावधान लिखे गए हैं। और बैठक कब होगी, मतलब कब होगी इसका टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूर बताया गया है कि 2 सत्रों के बीच में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, तो बैठक होनी चाहिए। तो साल भर में कम से कम 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि संसद के किसी सत्र को बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है। जैसे हमने बात की कि वैसे तो आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति ही सत्र को बुलाते हैं, लेकिन उसके पीछे की पूरी तैयारी, उसके पीछे का पूरा टाइम टेबल प्लानिंग केंद्र सरकार के माध्यम से होता है। तो ये जो कैबिनेट समिति है संसदीय मामलों की, उसके माध्यम से ही सारा काम होता है। ये वाला भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत में संसद के सत्रों के लिए निश्चित संवैधानिक कैलेंडर निर्धारित है, नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सवाल है कि बजट सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि बजट सत्र संसद का सबसे लंबा सत्र होता है। जी बिल्कुल, जनवरी में शुरू होता है तो अप्रैल मई तक चलता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बजट सत्र के दौरान एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों की जांच कर सके। ये बात बिल्कुल सही है। जब बजट सत्र शुरू होता है तो पहले तो बजट पेश किया जाता है और उसके बाद छुट्टी होती है, ताकि संसदीय समितियां और पक्ष विपक्ष के सभी सांसद बजट को पढ़ सकें और ताकि उस पर ठीक से चर्चा हो सके। तीसरा स्टेटमेंट है कि बजट सत्र सामान्यतः जुलाई माह में आरंभ होता है। नहीं, बजट सत्र जनवरी में शुरू होता है। जुलाई में शुरू होता है मानसून सत्र, जुलाई अगस्त में चलता है। तीसरा सवाल है कि मानसून सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि मानसून सत्र सामान्यतः जुलाई में प्रारंभ होता है। ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मानसून सत्र की अवधि लगभग 3 सप्ताह की होती है। ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि यह संसद का तीसरा सत्र होता है। नहीं, यह संसद का दूसरा सत्र होता है। पहला सत्र बजट सत्र, दूसरा सत्र मानसून सत्र और तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र। चौथा सवाल है कि संसद के सत्र आहूत करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब संसद का सत्र कौन बुलाता है, उसके संबंध में। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 85 में ये बात लिखी हुई है। तीसरा स्टेटमेंट है कि संसद को वर्ष में कम से कम 3 बार मिलना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। जी नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। पांचवा सवाल है कि स्थगन और सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि स्थगन द्वारा केवल बैठक को समाप्त किया जाता है, सत्र को नहीं। जी, मतलब आज की बैठक हो गई तो स्थगित कर दिया जाता है सदन, उसके बाद अगले दिन की बैठक होती है। दूसरा, सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जी, सत्रावसान यानी ये वाला सत्र पूरा हो गया, खत्म हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट है कि सत्रावसान के बाद लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। सत्रावसान के बाद लोकसभा भंग नहीं होती, विघटन के बाद लोकसभा भंग होती है। मान लीजिए संसद का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र सबसे पहले आहूत होता है, फिर बैठक होती है, फिर बैठक का स्थगन होगा अगले दिन तक के लिए, फिर स्थगन होगा अगले दिन तक के लिए, फिर स्थगन होगा अगले दिन तक के लिए, और आखिरी दिन पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा अनिश्चित काल के लिए बैठक को टाल दिया जाता है, मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है। उसके बाद राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि यह सत्र सत्रावसान होता है, मतलब इस सत्र का सत्रावसान होता है, सत्र मतलब खत्म हो जाता है। यहाँ पर लोकसभा भंग नहीं होती। लोकसभा भंग होने के लिए चुनावों के पहले राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करते हैं। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है उसके बाद चुनाव होते हैं और नई लोकसभा चुनकर आती है। छठा सवाल है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता। वैसे यह बात तो सही है। रीजन क्या है इसका?
जो इसमें लिखा हुआ है हम देखेंगे सही है या गलत है। तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संसद वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य बैठे। देखो, इस सवाल के जवाब में एक तो स्टेटमेंट ये वाला तो सही है, और दूसरा ये जो कारण है, संविधान में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है कि वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य बैठे, लेकिन ये जो प्रावधान किया गया है उसके पीछे ये कारण हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि स्टेटमेंट ए सही है। अगला एडिटोरियल है भारत के प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री जॉर्डन, इथोपिया और ओमान 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। वहां पर उन्होंने इन देशों के शीर्ष नेताओं के साथ, किंग्स के साथ या प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है। इस यात्रा को ग्लोबल साउथ के संदर्भ में देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो तीनों देश हैं, ओमान, जॉर्डन और इथोपिया, ये तीनों देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। ग्लोबल साउथ क्या होता है? तो ग्लोबल साउथ, हमारे ग्लोब पर एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है। इस इमेजिनरी लाइन के जो उत्तर वाले देश हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सारे देश धनवान देश हैं, पैसे वाले देश हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और दक्षिण वाले देशों को पुअर डेवलपिंग कहा जाता है, या तो गरीब हैं या फिर विकास कर रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ग्लोबल साउथ जो पिछड़ा हुआ है पूरे विश्व भर में, और ग्लोबल नॉर्थ जो अगड़ा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो इस तरह से बांट कर देखा जाता है। और इस ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है भारत, और इसके लिए भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान इस तरह से बनानी है कि भारत ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाता है, ग्लोबल साउथ के हितों की बात करता है। भारत वैश्विक स्तर पर केवल अपने हित नहीं, बल्कि पिछड़े देशों के, बल्कि गरीब देशों के, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ भी बन रहा है। ओमान के सुल्तान जो हैथम बिन तारिक हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत की है, और इस दौरान दोनों देशों के बीच में ये पॉइंट ज़रूरी है कि व्यापक आर्थिक और साझेदारी समझौता हुआ है। कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर दोनों देशों ने किए हैं। अभी हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छा व्यापार हो रहा है, और दोनों देशों में व्यापार दुगना हो चुका है, और लगभग फिलहाल $10 बिलियन का व्यापार हो रहा है। जब भारत ने ओमान के साथ समझौता किया है, तो भारत चाहता है कि ओमान से आगे बढ़कर जो जीसीसी के देश हैं, खाड़ी देश हैं, उनके साथ भी व्यापारिक समझौते हों, व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़े, व्यापार आगे बढ़े। वर्ल्ड मैप पर ओमान की लोकेशन देखें तो भारत, मान लीजिए यहाँ पर है, तो भारत से अरब सागर को पार करते हुए ओमान जाने का रास्ता है। तो ओमान से एक तरफ लगा है अरेबियन सी, एक तरफ लगा है गल्फ ऑफ ओमान, एक तरफ पर्शियन गल्फ, मतलब सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है मुसन्नम पेनिनसुला, ये ओमान का ही हिस्सा है, और ये पर्शियन गल्फ से लगता है। यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, और यहाँ पर यमन है। प्रधानमंत्री अदीस अबाबा यानी इथोपिया भी गए, और वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से कई मुद्दों पर बातें की हैं, कई समझौते हुए हैं, काफ़ी सकारात्मक समझौते हुए हैं। चूँकि इथोपिया अब सिर्फ एक अफ्रीकन कंट्री नहीं, बल्कि ब्रिक्स का भी हिस्सा है। ब्रिक्स आपने देखा होगा, एक समूह है जिसमें कि भारत है, जिसमें चाइना है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, जिसमें ब्राज़ील है और रसिया है। तो अब इथोपिया भी ब्रिक्स देशों का नया सदस्य बन चुका है, और 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है भारत, इसलिए इथोपिया का दौरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जॉर्डन की बात करें तो वहाँ पर प्रधानमंत्री ने किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से मुलाकात की। दोनों पक्षों में नवीकरणीय ऊर्जा और जल प्रबंधन को लेकर चर्चाएं हुई हैं। यदि हम जॉर्डन की लोकेशन को देखें तो जॉर्डन यहाँ पर है, रेड सी से लगा हुआ है ये गल्फ ऑफ अकाबा। यहाँ पर ये जो नदी है वो जॉर्डन नदी है, यहाँ पर डेड सी है, यहाँ पर सी ऑफ गैलीलियो है, और ये गोलन हाइट है। जब भी हम इसराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच में लड़ाइयों का इतिहास पढ़ते हैं, तो ये जो 2 लोकेशन हैं, गोलन हाइट्स, सी ऑफ गैलीलियो, जॉर्डन नदी, ये सारी चीज़ें, ये सारी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके पड़ोसी देशों में है, इधर तो है ये इसराइल, और यहाँ पर है ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, यहाँ पर फ़िलिस्तीनी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। सीरिया है, सऊदी अरेबिया है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा के उस तरफ इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई पेनिनसुला है। हम इथोपिया की लोकेशन देखना भूल गए थे। तो इथोपिया के पड़ोसी देशों में है एक तो सोमालिया, एक सोमालीलैंड। हालांकि
अब ये अलग देश हैं या एक ही देश हैं कह नहीं सकते, लेकिन सोमालिया सोमालीलैंड दोनों लगता है। इरिट्रिया, जिबूती, सूडान, साउथ सूडान, केन्या लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती है, लेकिन पास में ही ये रेड सी है, या गल्फ ऑफ अदन है, और इधर अरब सागर है। जॉर्डन के मामले में भारत की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉर्डन इज़राइल और फ़िलिस्तीन और गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक से लगा हुआ एक देश है। और जॉर्डन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के द्वारा जो प्रस्तावित गलियारा है, भारत से मध्य पूर्व और यूरोप होते हुए जाने वाला आर्थिक गलियारा, वो जॉर्डन से होकर गुजरने वाला है। और इस क्षेत्र में बगैर शांति के, जब तक इज़राइल और फ़िलिस्तीन और गाज़ा पट्टी में जब तक संघर्ष इस तरह का चलता रहेगा, तब तक मध्य पूर्व, भारत, यूरोप आर्थिक गलियारा साकार नहीं हो सकता है। भारत चाहता है पूरे क्षेत्र का आर्थिक एकीकरण, ताकि भारत यूरोप के साथ, भारत मध्य पूर्व के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके, और इसमें जॉर्डन महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यही सारी बातें थी दोनों एडिटोरियल में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।